यह सुनकर बानिंग आखिरकार सच्चाई बता देती है। शुरू से लेकर आखिर तक वह सब सिर्फ एक एक्ट था। यह सब लिन बे ने मुझसे करवाया था। बानिंग की यह बात सुनते ही लियू रुयान बिना कुछ कहे मुड़ जाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। उसके दिमाग में अचानक कई सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। तो पिछली बार जब लिन बे ने कहा था कि वह बानिंग के साथ पैचअप करके यूएस वापस जा रहा है, वह भी झूठ था। फिर इन 3 सालों में वह कहाँ था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक किमनाक इंसान के पास होते हैं, लिन बे। और अब लियू रुयान किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह होटल से बाहर निकलती है, गु यूयन चेन उसके पीछे आ जाता है। रुयू, क्या तुम लिन बे को ढूंढने जा रही हो? जिसके जवाब में वह कहती है, आचिन, मैं बस उससे उस समय की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। यह सुनकर गु यूयन चेन कुछ पल चुप रहता है। फिर वह पूछता है, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? जिस पर लियू रुयान रुक जाती है। आई आई लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। आचेन, अभी मैं किसी चीज के बारे में साफ नहीं सोच पा रही हूँ। मैं बस जितनी जल्दी हो सके लिन बे को ढूंढना चाहती हूँ। यह सुनकर गु यन चेन हल्की कड़वी मुस्कान देता है। मुझे लगता है मुझे अपना जवाब मिल गया। जिस पर लियू रुयान अपराध बोध से भर जाती है। आचन, आई एम सॉरी, मैं बाद में खुद तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाकर माफी मांगूंगी। इसके बाद वह तुरंत अपने लोगों को कॉल करती है। मुझे तुरंत लिन बे की लोकेशन चाहिए, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, उसकी लोकेशन भेजो। लेकिन तभी गु यन चेन उसे रोक देता है। रुयान, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पर वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। क्या मतलब? मुझे पता है लिन बे कहाँ है। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखों में उम्मीद लौट आती है। कहाँ है वह? लिन बे कहाँ है? लेकिन अगले ही पल गु यूयान चेन के मुंह से निकले शब्द उसकी पूरी दुनिया तोड़ देते हैं। वह मर चुका है। लिन बे मर चुका है। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आचेन, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लिन बे को कोसोगे। जिस पर गु यूयान चेन सिर हिलाता है। मैं उसे कोस नहीं रहा हूँ। लिन बे सच में मर चुका है। वह उसी दिन मरा था जिस दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, और तुम्हारी कॉर्नियाज वही डोनेट करके गया था। यह सुनते ही लियू रुयान जोर से सिर हिलाने लगती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिन बे मर नहीं सकता। लेकिन उसी समय ऑपरेटिंग रूम में सुनी हुई डॉक्टर की आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिन बे डेसीड। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिन बे डेसीड। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर लिन बे डेसीड। जिस पर लियू रुयान की आंखें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि ऑपरेटिंग रूम में जो कुछ उसने सुना था वह कोई सपना नहीं था, वह सब सच था। और अगले ही पल वह टूट जाती है। मैंने लिन बे को मार दिया। मेरी वजह से लिन बे मर गया, नहीं, मेरी वजह से। इतना कहते ही उसका शरीर लड़खड़ा जाता है। जिस पर गु यूयान चेन तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और फिर लियू रुयान को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई लियू रुयान बिल्कुल एक बेजान इंसान जैसी हो जाती है। उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं बचती। यह देखकर गु यान चेन उसके पास बैठ जाता है। तुमने लिन बे को नहीं मारा, वह पहले से ही मरने वाला था। यह सुनकर लियू रुयान धीरे से उसकी तरफ देखती है। जिस पर गु यान चेन पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। उस दिन लिन बे खुद हॉस्पिटल आया था और उसने कहा था कि वह तुम्हें अपनी कॉर्नियाज डोनेट करना चाहता है। शुरुआत में डॉक्टर लू ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी जिंदा इंसान की कॉर्नियाज नहीं निकाली जा सकती। लेकिन लिन बे ने कहा था कि वह वैसे भी मरने वाला है, और अगर एक मरे हुए इंसान की जरूरत है तो वह अभी मर जाएगा। यह सुनकर लियू रुयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस पर गु यूयान चेन आगे कहता है, हॉस्पिटल ने उससे लायबिलिटी वेवर साइन करवाया और फिर सर्जरी के लिए तैयार हुआ। इसके बाद उसकी हार्ट फेलियर की वजह से ऑपरेटिंग रूम में ही डेथ हो गई, और उसकी डेथ के तुरंत बाद फ्यूनरल होम वाले उसका बॉडी लेकर चले गए। उन्होंने बताया था कि लिन बे ने 10 दिन पहले ही अपना फ्यूनरल बुक करवा लिया था, उसी दिन जिस दिन तुम्हारी उससे दोबारा मुलाकात हुई थी। यह सब सुनकर लियू रुयान पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। 3 साल पहले वाला मेरा फेक अफेयर, हमारी आखिरी मुलाकात और हाल की सारी घटनाएं, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन जवाबों को वह ढूंढ रही थी वे उसके बिल्कुल सामने हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें साफ नहीं देख पा रही है। तभी अचानक उसे एक जरूरी इंसान याद आता है। डॉक्टर लू, मुझे तुरंत डॉक्टर लू को बुलाओ। कुछ समय बाद डॉक्टर लू उसके सामने खड़े होते हैं। जिस पर वह पूछते हैं, मिस लियू, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जिसके जवाब में लियू रुयान सीधे कहती है, मुझे लिन बे के बारे में सब कुछ जानना है। यह सुनकर डॉक्टर लू तुरंत नजरें चुरा लेते हैं। मुझे मिस्टर लिन के बारे में कुछ नहीं पता। मिस लियू, शायद आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। जिस पर लियू रुयान की आवाज ठंडी हो जाती है। डॉक्टर लू, आप एक समझदार इंसान हैं। मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहती। यह सुनकर डॉक्टर लू गहरी सांस लेते हैं। मिस लियू, कभी कभी लोगों को अतीत से इतना चिपक कर नहीं रहना चाहिए। कुछ बातें धुंधली ही रहें तो बेहतर होता है। जिसके जवाब में लियू रुयान तुरंत कहती है,
और अगर मैं सच्चाई जानने पर अड़ी रहूं तो। यह सुनकर डॉक्टर लू कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर आखिरकार वह बोल पड़ते हैं, ठीक है, मिस्टर लिन आपसे बहुत गहरा प्यार करता था, उसका प्यार आपके साथ दफन नहीं होना चाहिए। मिस लियू, 3 साल पहले जब आपको अचानक हार्ट फेलियर हुआ था, तब क्या आपको उस लड़के के पिता याद हैं जिसका हार्ट आपको ट्रांसप्लांट किया गया था? जिस पर लियू रू यान सिर हिलाती है। मुझे याद है, वह एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे। उनके बेटे का हार्ट मिलने की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली थी, और बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद से मैं हर साल उनकी लैब को रिसर्च सपोर्ट के लिए बड़ी डोनेशन देती रही हूँ। यह सुनकर डॉक्टर लू धीरे धीरे असली सच्चाई बताना शुरू करते हैं। श्याओवुजी एक फार्मास्यूटिकल मैनिक है। उसकी मां मोटर न्यूरॉन डिजीज से मरी थी, और पूरी जिंदगी उसका सिर्फ एक सपना था, उस बीमारी की दवा बनाना। जब उसने अपनी लैब शुरू की थी, तब उसके पास न पैसा था और न ही स्टाफ, इसलिए उसने अपने ही बेटे पर ड्रग एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, और इसी वजह से उसका बेटा वेजिटेबल स्टेट में पहुंच गया। 3 साल पहले जब आपको उसके बेटे का हार्ट चाहिए था, तब उसने उस मौके का फायदा उठाया। यह सुनकर लियू रुयान की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसने क्या मांग की थी? जिस पर डॉक्टर लू कहते हैं, उसने लिन बे से मांग की थी कि वह 3 साल तक उसकी लैब में वॉलंटरी ड्रग टेस्टर बने। 3 साल तक ड्रग टेस्टर रहने के बाद उन अननोन ड्रग्स ने लिन बे के शरीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन ड्रग्स की वजह से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फेल होने लगा था, और जब उसका शरीर टेस्टिंग के लायक भी नहीं बचा, तभी उसे लैब से बाहर निकाला गया। यह सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह टूट जाती है। मेरा लिन बे, मेरे प्यार ने मेरे लिए इतना सब सहा, इतना दर्द झेला, और मैंने क्या किया? मैंने उसे अपमानित किया, उसे घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे कभी खत्म न होने वाली यातना दी। इस पर लियू रुयान अपने पुराने वाले खुद को मार देना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे मेरे लिए इंसाफ चाहिए होता है। जिस पर वह दांत भींचकर कहती है, श्याओवुजी, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। दूसरी तरफ लू टेक्नोलॉजी कंपनी की इनविटेशन मिलने के बाद श्याओवुजी खुशी से झूम उठता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस बार मीटिंग कंपनी ऑफिस में नहीं, बल्कि लियू रुयान के घर पर रखी गई होती है, और सबसे बड़ी बात, वहां सिर्फ उसे ही बुलाया गया होता है। लेकिन खुशी में अंधा हो चुका श्याओवुजी इस अजीब बात पर ध्यान ही नहीं देता। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, लियू रुयान खुद उसका स्वागत करती है। जिस पर श्याओवुजी खुश होकर कहता है, मैनेजर लू, आप सच में बहुत दयालु हैं। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को लगातार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके नाम ये टोस्ट करता हूँ। जिस पर लियू रुयान मुस्कुराती है, जनरस तो आप भी कम नहीं है डीन शाओ। अगर उस समय आपने अपने बेटे का हार्ट मुझे डोनेट नहीं किया होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये सुनकर श्याओवुजी गर्व से मुस्कुराता है। आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? यह सुनकर लियू रुयान की मुस्कान और गहरी हो जाती है। क्या शानदार डॉक्टर जज हार्ट है आपका? तो क्या हेल्दी लोगों पर ड्रग एक्सपेरिमेंट्स करना भी आपके डॉक्टर जज हार्ट का हिस्सा है? यह सुनते ही श्याओवुजी का चेहरा बदल जाता है। मैनेजर लू, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट की बात यहीं खत्म करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक्ड है, और उसी समय उसके शरीर की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह ठीक से खड़ा तक नहीं रह पाता। जिस पर लियू रुयान धीरे धीरे अपनी जगह से उठती है। उसके हाथ में एक तेज स्केल्पल होता है, जिसे वह खेलते हुए घुमाती रहती है और श्याओवुजी की तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर श्याओवुजी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर लू, आराम से बात करते हैं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर लियू रुयान की आंखों में ठंडा गुस्सा भर जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग? श्याओवुजी, क्या तुम्हें वह शर्त याद है जो लिन बे ने सिर्फ इसलिए मानी थी ताकि तुम्हारा बेटा अपना हार्ट मुझे डोनेट कर सके? 3 साल तक तुमने उसे अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाकर रखा, और अब तुम उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो? जिस पर श्याओवुजी घबराकर कहता है, मैनेजर लू, ड्रग टेस्टर बनना उसकी अपनी मर्जी थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। लेकिन अगले ही पल लियू रुयान ठंडी आवाज में जवाब देती है, हो सकता है उसने अपनी मर्जी से एग्री किया हो, लेकिन मैंने कभी इसकी परमिशन नहीं दी थी। मैं उससे इस तरह अपनी जान बचाने देने से बेहतर मर जाना पसंद करती। जिस पर श्याओवुजी डर के मारे कांपने लगता है। मैनेजर लू, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। जिसके जवाब में लियू रुयान ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूं? लेकिन क्या तुमने लिन बे को छोड़ा था? तुम एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान थे, और तुमने एक दूसरे स्वस्थ इंसान को इतना टॉर्चर किया कि उसका शरीर जवाब दे गया, और आखिरकार उसकी मौत हो गई। आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह स्कैल्पल को और कसकर पकड़ लेती है, लेकिन तभी गुयुयान चैन आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। रुयान, जल्दबाजी मत करो। श्याओवुजी को कानून सजा देगा। अगर तुमने अभी उसे मार दिया तो तुम खुद एक मर्डरर बन जाओगी। इतनी बेवकूफी मत करो। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखें लाल हो जाती हैं। जिस पर वह पलटकर कहती है, बेवकूफी? आचन, तुम्हारे हिसाब से बेवकूफी क्या होती है? लिन बे ने मुझे बचाने के लिए खुद को एक लैब रैट बना दिया, लेकिन उसने मुझे सच्चाई बताने की बजाय चीटिंग की फेक स्टोरी बना दी ताकि मैं उससे नफरत करूं। क्या वह बेवकूफी नहीं थी? मरने के कगार पर पहुंचने के बाद भी उसने अपनी कॉर्नियाज मुझे दे दी और खुद ऑपरेटिंग रूम में मर गया। क्या वह बेवकूफी नहीं थी? वह मुझसे इतना प्यार करता था, उसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे तो यह तक पता नहीं था कि वह मर चुका है। मैं तो किसी और के साथ अपनी शादी की प्लानिंग तक कर रही थी। क्या यह सब बेवकूफी नहीं थी? ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगती है। उसने मेरे लिए इतनी बार बेवकूफी की,
तो अगर मैं उसके लिए एक बार बेवकूफ़ी कर लूं तो उसमें गलत क्या है? यह सुनकर गुयु यान चेन कुछ पल चुप रह जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, रुयु यान, लिन बे ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह चाहता था कि तुम अच्छी तरह जियो, उसकी आखिरी इच्छा को बेकार मत जाने दो। लेकिन लियू रुयु यान तुरंत सिर हिला देती है, मैं तभी जीना चाहती हूँ जब वह भी जिंदा हो। यह सुनकर गुयु यान चेन गंभीर हो जाता है। रुयान, क्या तुम मरकर हमेशा के लिए लिनबे से अलग होना चाहती हो? जिस पर वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है। क्या तुम्हें सच में अगले जन्म पर विश्वास है? जिसके जवाब में गुयु यान चेन बिना झिझक कहता है, हाँ जरूर है, और लिनबे जैसा दयालु इंसान मरने के बाद जरूर हेवन गया होगा। अगर तुम्हारे हाथ खून से रंग गए और तुम हेल में गई तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगी? यह सुनकर लियू रुयान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। जिस पर गुयान चेन आगे कहता है, श्याओ जी ने लिनबे को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसे आधा जिंदा और आधा मरा हुआ छोड़ना चाहिए। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसे जिंदा रखो। लिनबे ने 3 साल तक यातना सही थी। मैं श्याओ जी से उसका बदला 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा वसूल करूंगी। इसके बाद लियू रुयान अपने लोगों को लेकर सीधे श्याओ जी की फार्मास्यूटिकल लैब पहुंचती है और पूरी लैब को तहस नहस करवा देती है। वहीं उसे लैब के अंदर मौजूद वीडियोस भी मिलते हैं और उन वीडियोस को देखकर उसे पहली बार पता चलता है कि मैंने उन 3 सालों में कैसी जिंदगी बिताई थी। वीडियो के पहले दिन मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता हूं जैसा उसे याद था, एक मुस्कुराता हुआ, उम्मीदों से भरा जवान लड़का। लेकिन वहां के रिसर्चर्स मुझे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक रिसर्च सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं। वे बार बार मेरा ब्लड निकालते हैं, मुझे अलग अलग पिल्स खिलाते हैं, हर तरह के टेस्ट्स करते हैं। दिन बीतते जाते हैं और मैं बस पिल्स खाता रहता हूँ, डेटा देता रहता हूँ। लेकिन उन ड्रग्स की वजह से जो दर्द मैं झेल रहा होता हूँ उसकी किसी को परवाह नहीं होती। धीरे धीरे ड्रग्स का असर बढ़ता जाता है। मेरा चेहरा दिन ब दिन खराब होने लगता है, मेरी एनर्जी खत्म होने लगती है, मेरा शरीर कमजोर पड़ता जाता है और मेरी आंखों की चमक भी गायब होने लगती है। वीडियो के आखिर तक मेरा शरीर इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि वह ड्रग्स का असर सह ही नहीं पाता। मैं दर्द से जमीन पर गिर जाता हूँ, लेकिन उस हालत में भी मैं सिर्फ एक नाम पुकार रहा होता हूँ, रुयान। बहुत दर्द हो रहा है रुयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाती। वह स्क्रीन पर दिख रहे मेरे छोटे से फिगर को छूने के लिए हाथ बढ़ा देती है। काश वह मेरी सिकुड़ी हुई भौहों को सीधा कर पाती। काश वह मेरा दर्द अपने ऊपर ले पाती। पछतावे और दर्द के आंसू लगातार उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। वह खुद से नफरत करने लगती है क्योंकि जब मैं उसके पास वापस आया था तब उसने मेरी हालत तक नहीं देखी थी। उस समय उसके अंदर सिर्फ गुस्सा था, नफरत थी, अपमान का दर्द था और मुझे टॉर्चर करने की चाहत थी। वह चाहती थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं। वह चाहती थी कि मैं पछतावा जाहिर करूं। वह चाहती थी कि उसे मेरे प्यार का कोई सबूत मिल जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। इसलिए वह मुझे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसे लगता था कि मैंने इतने सालों के रिश्ते को बेरहमी से फेंक दिया, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। मैंने उससे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया था, बल्कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि अपने असली जज्बात छिपाने के लिए मुझे सबसे क्रूर शब्दों का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद लियू रुयान उस कमरे तक पहुंचती है जहां मैं रिसर्च लैब में रहा करता था। वह एक बेहद छोटा कमरा होता है, इतना छोटा कि उसमें मुश्किल से एक बेड आ पाता है। वहां कोई खिड़की तक नहीं होती। पूरा कमरा घुटन और उदासी से भरा होता है और मैं पूरे 3 साल वहीं गुजारता हूँ। यह देखकर लियू रुयान का दिल टूट जाता है। वह उस छोटे से बेड पर जाकर बैठ जाती है, फिर धीरे धीरे उसी पर सिमटकर लेट जाती है, जैसे वह अब भी मेरी बॉडी हीट को महसूस करना चाहती हो, जैसे वह मेरे उस प्यार को महसूस करना चाहती हो जिसे मैं कभी शब्दों में नहीं कह पाया। जिस पर वह रोते हुए बुदबुदाती है, लिनबे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरकर सामने आने लगती है। वह दिन जब उसने मुझे अपने दिल की बात बताई थी। तब हम दोनों अभी अभी 18 साल के हुए थे। ऑर्फनेज की पॉलिसी के अनुसार अब हम वहां नहीं रह सकते थे। 10 साल से ज्यादा समय वहां बिताने के बाद हमारे पास सामान भी बहुत कम था। मैं हर कुछ कदम बाद मुड़कर ऑर्फनेज की तरफ देख रहा होता हूँ, जिस पर मैं कहता हूँ, बेबी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इसी ऑर्फनेज में रहा हूँ। यही मेरा घर है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक बार फिर छोड़ दिया जा रहा हो। बहुत बुरा लग रहा है। यह सुनकर लियू रुयान मुस्कुरा देती है। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मैं उदास होकर कहता हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तब तुम मुझे जरूर भूल जाओगी। पिछली बार मैंने कैंपस के हार्टथ्रोब को तुम्हें प्रपोज करते हुए देखा था। यह सुनकर वह हंस पड़ती है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था ना। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, हार्टथ्रोब ली को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? आगे हार्टथ्रोब झांग आएगा, फिर हार्टथ्रोब लू आएगा और एक दिन तुम किसी न किसी को हाँ बोल दोगी। उस समय मैं 18 साल का था, पहले प्यार की उम्र, और मैं बहुत पहले से लियू रुयान को पसंद करने लगा था। लेकिन उसने हमेशा मेरी केयर फैमिली की तरह की थी, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स थी। मैं पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और मुझे डर रहता था कि कहीं कोई उससे मुझसे दूर न ले जाए। यह सब समझकर लियू रुयान मुस्कुरा देती है। फिर वह कहती है,
असल में मेरे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिससे अगर मेरा फ्यूचर में बॉयफ्रेंड भी बन जाए तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, लिनबे मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, इस तरह हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और हम एक ही हाउस होल्ड रजिस्टर में भी रह सकेंगे। कैसा रहेगा? यह सुनते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ, फिर शर्माते हुए सिर हिला देता हूँ। इसके बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। लियू रुयान तो मजाक में यह भी कहती है कि वह मुझे डरा देने के डर से कॉलेज तक वेट करने वाली थी, लेकिन आखिर में कोई उससे भी ज्यादा इम्पेशेंट निकल गया, जिस पर वह हंसते हुए कहती है, अगर मैं और इंतजार करती तो शायद रो पड़ती। इसके बाद हमारी पहली रियल डेट यूनिवर्सिटी कैंपस के स्वान लेक के पास होती है। वह क्रिसमस डे होता है। हम दोनों अभी अभी पार्ट टाइम जॉब से लौटे होते हैं और रात लगभग 12 बजे की होती है। जब मैं उसे गर्ल्स डॉर्मेटरी तक छोड़ने जा रहा होता हूँ तब स्वान लेक के पास पहुंचकर अपने बैग से एक हैंड कनेक्टेड छोटा सा एप्पल निकालता हूँ और उसे गिफ्ट कर देता हूँ, जिस पर लियू रुयान मुस्कुराते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता। आज क्रिसमस है और तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया। यह सुनकर वह थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि काम में व्यस्त रहने की वजह से उसे हॉलिडे का ध्यान ही नहीं रहा था। लेकिन वह मुझे निराश भी नहीं करना चाहती थी, जिस पर वह कहती है, आधा घंटा वेट करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन मैं सिर हिला देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि मुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए। इतना कहकर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता हूँ। आज भी लियू रुयान को वह रात साफ साफ याद है, क्योंकि उस रात पहल मैंने की थी और फिर न जाने कितना समय गुजर जाता है। तभी अचानक उसके फोन की रिंगटोन बज उठती है, जिससे उसकी यादें टूट जाती हैं। फोन के दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट घबराई हुई आवाज में कहता है, मैनेजर लू, हमने लिन बेई को ढूंढ लिया है, हमें पता चल गया है कि उसकी एशेस कहाँ हैं। मेरी डेथ की खबर मिलने के बाद लियू रुयान ने तुरंत लोगों को फ्यूनरल सेंटर भेजा था ताकि मेरी एशेस का पता लगाया जा सके, लेकिन फ्यूनरल सेंटर के स्टाफ ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट का हवाला देकर कोई जानकारी देने से मना कर दिया था। इसके बाद लियू रुयान ने अपने तरीके इस्तेमाल किए और पता लगाया कि मैंने प्रोविंस में लेवेंडर फ्लावर ब्यूरियल बुक करवाई थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया था। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को प्रोविंस भेज दिया था ताकि वह मेरी एशेस की सही लोकेशन ढूंढ सके, जबकि वह खुद मेरे लिए बदला लेने में लगी हुई थी। और अब आखिरकार उसने मुझे ढूंढ लिया था। अब वह हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती थी, जिस पर वह आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, लिनबे बस थोड़ा धीरे चलना, मेरा इंतजार करना। लेकिन तभी असिस्टेंट की अगली बात सुनकर वह जम जाती है, मैनेजर लू, मिस्टर लिन मरे नहीं है। आधे घंटे बाद जिंग सिटी से एक प्राइवेट जेट आसमान में उड़ान भरता है। उसका डेस्टिनेशन प्रोविंस होता है, दूसरी तरफ प्रोविंस में। मैं धीरे धीरे बाहर निकलकर फूलों के बीच खड़ा होता हूँ, जिस पर केयर टेकर घबराकर कहता है, मिस्टर लिन, आप खुद बाहर आ गए, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अगर आप गिर जाते तो? जिसके जवाब में मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। मैं बस बाहर आकर फूलों की खुशबू महसूस करना चाहता था। अब मैं इस जगह को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लिए गिरना इतना आसान नहीं है। असल में ऑपरेटिंग रूम में मुझे कार्डियक शॉक की वजह से डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जब फ्यूनरल होम वाले मेरे बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जा रहे थे तभी मेरा दिल धीरे धीरे दोबारा धड़कने लगा। मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया था, लेकिन इस चमत्कार से मुझे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता था कि मौत अब भी मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है और मेरे पास बचा हुआ समय बहुत कम है। जिस पर मैं अक्सर खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, जब आखिर में मरना ही है तो कुछ और दिन जिंदा रहने का मतलब क्या है? मैं फ्यूनरल होम के स्टाफ से कहता हूँ कि वे मुझे सीधे प्रोविंस ले चलें ताकि मैं यहीं शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। जिस पर जब वहां के फूल पूरी तरह खिल चुके होते हैं तभी मेरे पैरों में अचानक कमजोरी आ जाती है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। यह देखकर ली शिंगू जल्दी से मुझे संभालता है और पास की एक बेंच पर बैठा देता है। मिस्टर लिन, आपकी हालत काफी कमजोर है, आपको बैठ जाना चाहिए। जिस पर मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, शिगू, इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास अब सिर्फ 1 या 2 दिन का ही समय बचा है। इस कार्ड में अभी भी कई 10,000 युआन पड़े हैं। इसे अपनी मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद समझ लेना। यह सुनते ही ली शिंगू जल्दी से हाथ हिलाकर मना करता है। फिर उसे याद आता है कि मैं देख नहीं सकता, जिस पर वह कार्ड वापस मेरे हाथ में रख देता है। आपकी देखभाल करना तो वैसे भी मेरा काम है और सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारी काफी अच्छी बनती है। मैं यह सब खुशी से करता हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं खुद भी एक ऑर्फन हूँ और अगर मेरे जाने के बाद भी तुम ये पैसा नहीं लेना चाहते तो क्या तुम जिंग सिटी वापस जाकर ये रकम ऑर्फनेज को डोनेट कर दोगे? जिस पर ली शिंगू तुरंत जवाब देता है, मिस्टर लिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इस काइंडनेस को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद शिंगू। कुछ देर बाद वह अचानक पूछता है, मिस्टर लिन, क्या आपको लगता है कि मरने के बाद लोग सच में हेवन जाते हैं? जिस पर मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, अचानक ये सवाल क्यों? वह हंसते हुए कहता है, बस मैं हाल ही में एक बहुत सैड आइडल ड्रामा देख रहा था। उसके आखिर में मेल लीड मर जाता है और फीमेल लीड से वादा करता है कि वह हेवन में उसका इंतजार करेगा। जब मैं छोटा था तब ऑर्फनेज की मदर्स हमसे कहती थीं कि जिन लोगों की सोल प्योर होती है और जिन्होंने कभी बुरा काम नहीं किया होता
वे मरने के बाद हेवन जाते हैं। आपके जैसे अच्छे इंसान तो जरूर हेवन जाएंगे। कहते हैं वहां ना कोई दुख होता है और ना ही कोई दर्द, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। लेकिन यह सुनकर मेरे मन में एक ही सवाल आता है, क्या लू रू यान के बिना कोई दुनिया सच में खुशियों वाली हो सकती है? इसका जवाब मुझे खुद नहीं पता था। मैं बचपन से ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। वहां सभी बच्चों के बाल एक जैसे होते थे, कपड़े एक जैसे होते थे, खेलने का समय भी एक जैसा और खाना भी हर दिन लगभग एक जैसा ही होता था। जिंदगी जैसे एक जगह रुक सी गई थी। लेकिन फिर जब मैं 7 साल का था तब लू रू यान वहां आती है। वह लाल रंग की ड्रेस पहने हुई होती है। उसके घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं। वह बाकी सभी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जिस पर पहली नजर में ही मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक रात मैं उसे कंबल के अंदर अकेले रोते हुए देखता हूँ, जिस पर मैं उसका ब्लैंकेट उठाकर पूछता हूँ, तुम रो क्यों रही हो? वह आंसुओं के साथ कहती है, मुझे अपने मॉम और डैड की याद आ रही है। जिस पर मैं बिना सोचे समझे कह देता हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम और डैड तो तुम्हें नहीं चाहते होंगे। मेरे लिए उस समय ऑर्फनेज में वही बच्चे आते थे जिन्हें उनके पेरेंट्स छोड़ देते थे। लेकिन मेरी यह बात सुनकर लू रू यान और भी ज्यादा रोने लगती है, जिस पर आखिर में मैं अपनी सबसे कीमती चीज निकालता हूँ, एक मिल्क कैंडी जिसे मैं काफी समय से बचा कर रखे हुए था। मैं उसका रैपर खोलकर कैंडी उसके मुंह में रख देता हूँ और तभी उसका रोना धीरे धीरे रुक जाता है। यहीं से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मुझे पता चलता है कि लू रू यान को उसके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा था, बल्कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे ऑर्फनेज भेजा गया था। वह हम जैसे बच्चों से अलग थी, जिन्हें जन्म के समय ही छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों के पास पेरेंट्स नहीं थे। इसके बाद लू रू यान अक्सर मुझे ऑर्फनेज के बाहर की दुनिया के बारे में बताती रहती है, ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझे उसके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद था, जिस पर धीरे धीरे मेरे अंदर बाहर की दुनिया को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। ऑर्फनेज में बिताए गए उन 11 सालों में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा और फैमिली बन जाते हैं। जब हम 18 साल के होते हैं तब लू रू यान मुझसे अपने दिल की बात कहती है। इसके बाद हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जूनियर ईयर में लू रू यान प्रोग्रामिंग से अपनी पहली कमाई करती है और उसी पैसे से एक छोटा सा 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद लेती है और आखिरकार हमारा अपना घर बन जाता है। उसी अपार्टमेंट में हम अपनी जिंदगी की पहली रात एक साथ बिताते हैं, जिसके बाद वह मेरे कंधे पर सिर रखकर उस वेडिंग ड्रेस को देखती है जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था। हम दोनों प्लान बनाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, 2 बच्चे होंगे और 4 लोगों की एक खुशहाल फैमिली बनाएंगे। लेकिन फेट ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? ली शिंगू की आवाज मुझे यादों से बाहर निकालती है, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, कुछ नहीं, हवा काफी तेज है, शायद आंख में कुछ चला गया है। लेकिन सच ये था कि उस समय वहां हवा का नामो निशान तक नहीं था। ली शिंगू मेरे झूठ को पहचान चुका होता है, लेकिन फिर भी वह उसे सामने नहीं लाता। वह जानता था कि मैं बाहर से जितना शांत दिखाई देता हूँ, अंदर से उतना नहीं हूँ। मौत का सामना करते समय आखिर कौन नहीं डरता, कौन बेचैन नहीं होता, खासतौर पर तब जब उसकी उम्र अभी इतनी कम हो। यह सोचकर ली शिंगू भी हेवन की नाइंसाफी पर अफसोस करने लगता है। मेरे जैसा इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसे इतनी छोटी जिंदगी क्यों मिली? कुछ देर बाद वह कहता है, मिस्टर लिन, क्या मैं आपको कुछ न्यूज पढ़कर सुनाऊं? यह हमारी रोज की रूटीन बन चुकी थी। क्योंकि मैं अंधा था, इसलिए ली शिंगू रोज मुझे कुछ मजेदार और अजीब न्यूज स्टोरीज सुनाता था। एक कपल ने लॉटरी में 5 मिलियन जीतने का सपना देखा, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही वे इस बात पर लड़ पड़े कि रकम कौन कितना रखेगा, और आखिर में एक दूसरे को चोट पहुंचा दी। और ये वाला सुनिए, एक आदमी ने कई 10,000 कैश लूट लिया, लेकिन बाद में वही पैसा उसकी जेब से किसी और थीफ ने चुरा लिया। वह इतना गुस्सा हो गया कि खुद पुलिस को फोन कर दिया। स्टोरीज वाकई मजेदार थीं, लेकिन कई न्यूज सुनाने के बाद भी मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता हूँ, जिस पर ली शिंगू समझ जाता है कि आज मेरा मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। मिस्टर लिन, क्या हुआ? क्या कहीं तबीयत खराब लग रही है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, नहीं, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन असलियत कुछ और थी। कल रात मैं बिल्कुल सोया ही नहीं था, क्योंकि आज लू रू यान और गुयान शेन की शादी का दिन था। आज वह महिला जिससे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी, और मैं दूल्हा नहीं था। कुछ देर बाद मैं कहता हूँ, शिगू, क्या तुम जिंग सिटी में लू रू यान और गुयान शेन की शादी की लाइव स्ट्रीम ढूंढ सकते हो? जिस पर वह हैरानी से पूछता है, मिस्टर लिन, आप उनकी शादी की लाइव स्ट्रीम क्यों देखना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूँ, जब मैं जिंग सिटी में था तब मैंने सुना था कि उनकी शादी बेहद ग्रैंड होने वाली है। सिर्फ डेकोरेशन पर ही 100 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है। मुझे बस ये देखना है कि वह कितनी शानदार है। इसे मेरी अपनी वेडिंग फैंटेसी समझ लो। यह सुनकर ली शिंगू एक पॉपुलर लाइव स्ट्रीम ढूंढ लेता है। फिर ताकि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे, वह वॉल्यूम को मैक्सिमम तक बढ़ा देता है। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही स्ट्रीमर बोलता है, वेलकम दोस्तों, आज मैं जिंग सिटी की टेक क्वीन लू रू
यान और गु यान शेन की वेडिंग की पूरी कवरेज करने वाला हूँ। मैंने सुना है कि मिस लू को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसीलिए पूरी वेडिंग लैवेंडर थीम पर बनाई गई है। यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल का चैंडेलियर भी अमेथिस्ट से बना हुआ है। इसके बाद स्ट्रिमर लगातार एक्सपेंसिव फ्लावर्स, लग्जरी डेकोरेशन और स्टेज पर बिछे प्रीशियस रेड सिल्क कारपेट के बारे में बताता रहता है, और मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनते हुए अपने दिमाग में पूरा सीन इमेजिन करता रहता हूँ। लगभग 1 घंटे बाद गु यान शेन ग्रूम टेक्सटूडो पहनकर वेडिंग हॉल के एंट्रेंस पर दिखाई देता है। वह आ गया, ग्रूम आ चुका है, अब ब्राइड भी जल्द ही आ जानी चाहिए। दोस्तों, स्ट्रीम से कहीं मत जाइए। लेकिन तभी स्ट्रीमर अचानक हैरान होकर कहता है, रुको, ये क्या? यहाँ सिर्फ ग्रूम क्यों है? ब्राइड कहाँ है? मैंने तो सुना था कि वेडिंग ड्रेस भी लैवेंडर थीम पर थी और उसे खुद लूरू यान ने डिजाइन किया था। लेकिन गुयान शेन तो बस एक नॉर्मल सूट पहने हुए है, जिस पर अगले ही पल गुयान शेन स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है, दूर दूर से आए सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद। बैंक्वेट शुरू होने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। और फिर पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। आज की वेडिंग कैंसिल की जाती है। यह सुनते ही पूरा वेन्यू हंगामे में बदल जाता है। स्टेज पर सिर्फ ग्रूम अकेला खड़ा होता है और वेडिंग कैंसिलेशन की घोषणा करता है। यहाँ जरूर कोई बड़ा स्कैंडल हुआ है। क्या ब्राइड ने चीट किया है? भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जिस पर गुयान शेन शांत आवाज में कहता है, आज की वेडिंग कैंसिल करने का फैसला लूरू यान और मैंने मिलकर लिया है। हमारे लिए मैरिज एक सेक्रेट चीज है। वेडिंग से पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सबसे सूटेबल लोग नहीं हैं। हम दोनों किसी कॉम्प्रोमाइज वाली शादी में विश्वास नहीं रखते। यह एक बात है जिस पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं। इसलिए शादी के बाद अलग होने से बेहतर हमने समय रहते इस गलती को रोकने का फैसला किया। जिस पर एक रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर गू, अगर यह फैसला दोनों का था तो लूरू यान यहाँ खुद ये अनाउंसमेंट करने क्यों नहीं आई? इसका सामना अकेले आप ही क्यों कर रहे हैं? असल में कल जब लूरू यान प्लेन में बैठी थी तब उसने गुयान शेन को फोन किया था। उसने कहा था कि वह प्रोविंस जाकर लिनबे को ढूंढने वाली है और वेडिंग कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट वह अपने पर्सनल अकाउंट पर खुद कर देगी। साथ ही सारी पब्लिक क्रिटिसिज्म भी वह खुद झेलेगी ताकि गुयान शेन पूरी तरह इस मामले से बाहर रह सके। लेकिन गुयान शेन ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसने लूरू यान से कहा कि वह बिना किसी चिंता के मुझे ढूंढने जाए। वेडिंग कैंसिलेशन की जिम्मेदारी वह खुद संभाल लेगा, क्योंकि गुयान शेन अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी बार कुछ करना चाहता था। इसीलिए वह आज भी वेडिंग ट्यू को पहनकर वहां खड़ा था। कम से कम अपने दिल में वह यह कह सकता था कि किसी न किसी तरह उसने लूरू यान से शादी कर ली थी। लिनबे, मैं लूरू यान के लिए तुम्हारे प्यार की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने दिल में किसी तरह की मिलावट नहीं आने दूंगा। और जहां तक मेरी समझ है, मिस्टर गो आज भी लूरू यान से बहुत प्यार करता है। मेरे हिसाब से तो अपना दिल बदलने वाली लूरू यान ही है। बिल्कुल एक क्लासिक हार्ट ब्रेकन लवर वाली कहानी है ना मिस्टर लिन? लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लूरू यान और गुयान शेन ने शादी क्यों कैंसिल कर दी? क्या लूरू यान को किसी बात का पता चल गया था? जिस पर ली शिंगू अचानक पूछता है, मिस्टर लिन, क्या हुआ? आप सुन भी रहे हैं? तुमने क्या कहा था? जिस पर वह जवाब देने ही वाला होता है, मैं कह रहा था कि उन्होंने शादी कैंसिल की क्योंकि। लेकिन तभी ली शिंगू अचानक जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक जाता हूँ और घबराकर हाथ आगे बढ़ाता हूँ। शिंगू, क्या हुआ? लेकिन ली शिंगू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने मन ही मन कसम खा ली कि अब वह कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। आखिर कौन समझ सकता था कि जो ब्राइड अपनी ही वेडिंग में नहीं पहुंची वह अचानक यहाँ उसके सामने आ जाएगी। वह कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वह लड़की सीधे मेरी तरफ बढ़ती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। यह देखकर ली शिंगू की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। अचानक किसी के गले लगाने पर मुझे पहले लगा कि यह ली शिंगू है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। इस इंसान की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर ली शिंगू से बिल्कुल अलग था। जिस पर मैं घबराकर कहता हूँ, तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। अंधा होने के बाद से मेरे अंदर हमेशा एक डर बना रहता था, और जैसे ही मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे अपनी गर्दन के पास कुछ गर्म बूंदें गिरती हुई फील होती हैं। वह रो रही थी और उसी पल मेरे दिमाग में एक चेहरा उभर आता है, लूरू यान। लिनबे, मैं हूँ। यह आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसे सब पता चल गया। नहीं नहीं, मैं उसे यह सब नहीं जानने दे सकता। जिस पर लूरू यान रोते हुए कहती है, लिनबे, आखिर कब तक मुझे अपने से दूर धकेलते रहोगे? मैं तुरंत कहता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें अभी जिंग सिटी में मिस्टर गू के साथ अपनी वेडिंग में होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिसके जवाब में लूरू यान मुझे और कसकर पकड़ लेती है। लिनबे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार एक भी दिन कम नहीं हुआ। प्लीज अब मुझे अपने से दूर मत करो। यह सुनकर मेरा दिल जैसे टूटने लगता है, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं मरने वाला था। लूरू यान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मौत अपनी आंखों से देखो और फिर पूरी जिंदगी गिल्ट और मेरी याद में
में बिताओ। लेकिन लू रुयान तुरंत कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यह कहते ही वह मुझे खड़ा करती है और बाहर ले जाती है। असल में यहाँ आने से पहले ही वह दुनिया के सबसे ऑथोरिटेटिव मेडिकल एक्सपर्ट्स से कांटेक्ट कर चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाना चाहती थी। लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स का जवाब साफ था। मिस्टर लिन के कई ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। लंबे समय तक अननोन ड्रग्स लेने की वजह से उनके शरीर में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं। वह आज तक जिंदा हैं। यह अपने आप में एक मिरेकल है। यह सुनकर लू रुयान तुरंत गुस्से में आ जाती है। क्या तुम लोग खुद को सबसे एडवांस्ड मेडिकल टीम नहीं कहते? अगर उसे बचाया जा सकता है तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डॉक्टर बेबसी से सिर हिलाता है। मिस लू, हम सच में कुछ नहीं कर सकते। उनका शरीर अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है। वह किसी भी पल। लेकिन डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही लू रुयान चीख पड़ती है, झूठ, तुम लोग इनकम्पिटेंट हो और ऊपर से उसे बद्दुआ भी दे रहे हो। जिस पर मैं धीरे से उसका नाम पुकारता हूँ, रुयन। तुरंत उसकी आवाज आती है, लिन बे, मैं यहीं हूँ बेबी, मुझे वापस ले चलो। मैं अपने शरीर की हालत सबसे अच्छे से जानता हूँ। डॉक्टर्स को और मुश्किल में मत डालो। लेकिन लू रुयन मेरी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसकी बात मत सुनो, तुम बिल्कुल ठीक हो बेबी, हम दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख पाना ही मेरे लिए काफी है। फिर भी लू रुयान हार नहीं मानती। वह मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा ही मिलता है। मेरे शरीर की सारी लिमिट्स खत्म हो चुकी थीं। मैं किसी भी समय मर सकता था। आखिरकार मेरी जिद के आगे लू रुयान मान जाती है और मुझे वापस लैवेंडर फील्ड के बाहर बने उस छोटे केबिन में ले आती है। पूरे रास्ते वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रही होती है। वह मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो शायद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, बेबी डरो मत। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं। लिनबे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं खुद मरना पसंद करती, लेकिन तुम्हें अपने लिए सैक्रिफाइस करते हुए कभी नहीं देखना चाहती। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, अगर 3 साल पहले हमारी सिचुएशन उल्टी होती तो तुम क्या करती? यह सवाल सुनकर लू रुयान कुछ देर चुप हो जाती है और फिर उसके मन में सिर्फ एक जवाब आता है, अगर 3 साल पहले जगह बदल जाती तो वह भी बिल्कुल वही करती जो मैंने किया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। बेबी, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। मैं तुम्हें 3 साल तक मुझे याद करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें मिस्टर गू से शादी करनी होगी और अपनी फैमिली बनानी होगी। यह सुनते ही लू रुयान का चेहरा दर्द से भर जाता है। लिनबे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह बात कितनी क्रूअल है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मौत देखूं और फिर किसी दूसरे आदमी से शादी करके बच्चे पैदा करूं। मैं धीरे से कहता हूं, बेबी, यह मेरी आखिरी विश है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। लेकिन लू रुयान सिर हिला देती है। मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन यह नहीं। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, तो अब मैं तुम्हें दोबारा अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? लिनबे, चाहे हेवन हो या हेल, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। यह सुनकर मैं बेबस होकर हंस देता हूँ। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, मुझे कोई और बेवकूफ कहे तो ठीक है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 नहीं 10,000 गुना ज्यादा बेवकूफ हो। मैं आखिरी कोशिश करता हूँ। बेबी, अगर तुम्हें पता है कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने दो। मेरी उम्मीदों के साथ जीना, मेरी आंखों की जगह दुनिया को देखना। लेकिन मैं चाहे जितना समझाता, लू रुयान अपने फैसले से नहीं हिलती। जब हम केबिन वापस पहुंचते हैं तब लू रुयान मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार से उतारना चाहती है, लेकिन मैं गुस्से में उसका हाथ नहीं पकड़ता। फिर भी वह नाराज नहीं होती, बल्कि उसे मेरा यह गुस्सा देखकर लगता है कि मैं पहले वाला लिनबे बनता जा रहा हूँ। वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती है और मेरा ध्यान रखती रहती है। कमरे में पहुंचकर मैं सीधे बिस्तर पर बैठ जाता हूं और खुद को गोल करके लेट जाता हूं, क्योंकि ली शिंगो ने सिर्फ यही एक कमरा बुक किया था, कोई होटल नहीं लिया गया था। इसके बाद लू रुयान पानी लेकर आती है ताकि मुझे साफ कर सके, लेकिन मैं कोऑपरेट नहीं करता और गुस्से में पानी का बेसिन तक पलट देता हूँ। फिर भी लू रुयान कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप कमरा साफ करती है, नया पानी लाती है और मेरे हाथ साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हथेली पर बने छोटे छोटे स्कार्स पर पड़ती है और उसी पल उसे वे सारी बातें याद आ जाती हैं जिनसे उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। जिस पर वह धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, अपना सिर झुकाती है और मेरी हथेली को हल्के से किस करती है। यह एक अपॉलॉजी भी थी और एक कन्फेशन भी। बेबी, तुम कब से इतनी जल्दी रोने लगी? जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं कभी तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं थी। क्या तुम भूल गए? जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं रो रही थी। फिर वह मेरी हथेली को अपने गाल से लगाकर कहती है, बेबी, फेट ने पहले ही हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक बार उसे हराकर तुम्हें वापस पाया है। प्लीज मुझे हारने मत देना। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे भी फेट से नफरत होने लगती है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमेशा दर्द और मुश्किलों से भरी रही थी। उस रात लू रुयान मेरी हर बात मानती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहती थी कि मैं खुद को विजेता महसूस कर सकूं। 3 साल बाद हम दोनों फिर एक दूसरे को बाहों में लेकर सोते हैं। मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता हूं, लेकिन लू रुयान पूरी रात ठीक से नहीं सो पाती। वह बार बार उठकर चेक करती रहती है कि मैं अभी भी उसके पास हूं या नहीं।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तब मुझे अपने माथे पर एक किस फील होती है, जिस पर मेरे होंठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। यही तो वह जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, अपने प्यार के बगल में जागना। उस पल मुझे लगता है कि अगर दुनिया कल खत्म भी हो जाए तब भी मैं बिना डर के उसका सामना कर सकता हूँ। तभी लू रुयान धीरे से मेरे कान में फुसफुसाती है, लिनबे चलो शादी कर लेते हैं, तुम अभी भी मुझे एक वेडिंग के कर्जदार हो। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं जिस पर वह तुरंत मेरी बात काट देती है, कोई लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ आई डू कहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर मुस्कुराकर कहता हूँ आई डू। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था और मैं अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड और बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद सुबह उठकर लू रुयान खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, फिर लोकल ऑफिस जाकर मैरिज लाइसेंस बनवाते हैं और इस तरह हमारी वेडिंग बहुत सिंपल तरीके से शुरू होती है। अनंत तक फैले हुए बैंगनी लैवेंडर फील्ड के बीच हमारी सिंपल वेडिंग शुरू होती है। ऑनफिशिएंट मुस्कुराते हुए पूछता है, लिनबे क्या तुम लू रुयान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? क्या तुम उसे प्यार करोगे, उसका साथ दोगे, बीमारी और सेहत दोनों में उसके साथ खड़े रहोगे? अमीर हो या गरीब, बाकी सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी को चुनोगे और जब तक तुम दोनों जिंदा हो एक साथ साथ ही उसके साथ रहोगे? जिस पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता हूँ आई डू। इसके बाद ऑनफिशिएंट लू रुयान की तरफ मुड़कर पूछता है, लू रुयान क्या तुम लिनबे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? क्या तुम उसे प्यार करोगी, उसका साथ दोगी, बीमारी और सेहत दोनों में उसके साथ खड़ी रहोगी? अमीर हो या गरीब, बाकी सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी को चुनोगी और जब तक तुम दोनों जिंदा हो उसके साथ रहोगी? जिस पर लू रुयान की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है आई डू। यह सुनकर ऑफिशिएंट मुस्कुराता है, अब आप ब्राइड को किस कर सकते हैं? जिस पर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता हूँ, बिल्कुल हमारी पहली किस की तरह, नर्वस भी, एक्साइटेड भी और प्यार से भरी हुई। उसी समय एक हल्की हवा चलती है जो लैवेंडर फ्लावर्स की खुशबू अपने साथ लेकर आती है, मानो पूरी नेचर हमारी इस शादी को अपना आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरे शरीर की हालत और ज्यादा कमजोर होने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन सोता रहता हूँ और उन पलों में लू रुयान हमेशा मेरे पास बैठी रहती है, बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह। वह हिलती तक नहीं, ऐसा लगता है जैसे वह सांस लेना भी भूल गई हो, जब तक कि मैं दोबारा अपनी आंखें नहीं खोल देता। और जब भी मैं जागता हूँ मेरी सबसे पसंदीदा चीज लू रुयान के साथ लैवेंडर फील्ड में जाना होती है। मैं उसके कंधे पर सिर रखकर बैठता हूँ, फूलों की खुशबू महसूस करता हूँ और अपने आसपास की जिंदगी को फील करता हूँ। एक दिन मैं धीरे से कहता हूँ, बेबी मुझे बहुत नींद आ रही है, जिस पर लू रुयान तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी मुझे एहसास होता है, लोग सच कहते हैं, इंसान को अपनी मौत आने से पहले उसका आभास हो जाता है। मुझे पता चल चुका था, इस बार अगर मैंने आंखें बंद कर लीं तो शायद उन्हें दोबारा कभी नहीं खोल पाऊंगा। जिस पर मैं धीरे से अपना हाथ उठाता हूँ और लू रुयान के चेहरे को प्यार से सहलाने लगता हूँ। मैं उसकी तस्वीर को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाना चाहता था। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बेबी मैंने सुना है कि अच्छे लोग मरने के बाद हेवन जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हेवन जा पाऊंगा? यह सुनते ही लू रुयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ लिनबे तुम हेवन जाओगे और वहां बहुत खुश रहोगे बेबी। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, इस बार मैं पहले हेवन जाऊंगा और वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम 6 महीने बाद मुझे ढूंढने आ जाना। यह सुनकर लू रुयान का दिल टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वह सिर हिलाकर कहती है, ठीक है लिनबे मैं जरूर तुम्हें ढूंढने आऊंगी। उसका जवाब सुनकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुरा देता हूँ। अब मेरे और मेरे प्यार के बीच हेवन में भी एक वादा था, मैं वहां भी उससे हमेशा प्यार करूंगा और हमेशा उसका इंतजार करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे मेरी उंगलियां उसके गाल से फिसल जाती हैं और इस बार मैं दोबारा नहीं जागता। लू रुयान मेरा चेहरा पकड़कर रोने लगती है, उसकी आवाज कांप रही होती है, लिनबे मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सकती। फिर वह मेरे सीने से लगकर धीरे से कहती है, लिनबे मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था तो अब मैं भी तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूँ, अब हम बराबर हो गए। उसी समय एक तेज हवा का झोंका लैवेंडर फील्ड के बीच से गुजरता है और अगले ही पल लू रुयान का शरीर मेरे शरीर के ऊपर गिर जाता है। उसके चेहरे पर भी वही सुकून भरी मुस्कान होती है जो मेरे चेहरे पर थी, क्योंकि अब आखिरकार हम दोनों हमेशा के लिए साथ थे। इसके बाद असिस्टेंट शू और ली शिंगू वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम दोनों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे, जिस पर वे हमारी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। हम दोनों के बॉडीज को क्रिमेट किया जाता है और फिर हमारी इच्छा के अनुसार हम दोनों की एशेज को एक साथ उसी लैवेंडर फील्ड में बिखेर दिया जाता है। कुछ देर बाद ली शिंगू आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है, असिस्टेंट शू क्या आपको लगता है कि मिस्टर लिन और मैनेजर लू अगले जन्म में भी साथ होंगे? जिस पर असिस्टेंट शू बिना किसी झिझक के जवाब देता है, नज़ा क्योंकि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई, तो अगला जन्म क्या चीज है। और इसी के साथ लिन बे और लू रुयान की कहानी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए एक हो जाती है।